अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसैन सईद। कोई भी एम्बेसी किसी का वीज़ा क्यों रिजेक्ट करती है, ये चीज़ मैं आपको 10 पॉइंट्स की सूरत में समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको 10 पॉइंट्स बता देता हूं, फिर वन बाय वन हर पॉइंट की डिटेल आपको समझाऊंगा। पॉइंट नंबर वन है फेक डॉक्यूमेंट्स। पॉइंट नंबर टू है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पॉइंट नंबर थ्री है गैप जस्टिफिकेशन या फेक एक्सपीरियंस। पॉइंट नंबर फोर है इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स। पॉइंट नंबर फाइव है कॉन्टेक्ट रिस्पॉन्स। पॉइंट नंबर सिक्स है बैक होम टाइज। पॉइंट नंबर सेवन है अप्लाई टाइमिंग। पॉइंट नंबर एट है बैड प्रेजेंटेशन। पॉइंट नंबर नाइन है प्रीवियस रिफ्यूजल्स। और पॉइंट नंबर 10 है आपका कवरिंग लेटर। इससे पहले कि मैं इन पॉइंट्स की आपको तफसील समझाऊं, अगर आप वीजा रिलेटेड वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आपको इस टॉपिक पर बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है, इन्हीं 10 पॉइंट्स को आप अपने हक में इस्तेमाल करके अपना वीजा भी हासिल कर सकते हैं। अब आपको मैं वन बाय वन हर पॉइंट डिटेल से बताता हूं। पहले नंबर पर जो मैंने बताया, फेक डॉक्यूमेंट्स। बाज लोग किसी और का सर्टिफिकेट, किसी और का लाइसेंस उसके ऊपर एडिट करके अपना नाम लिख लेते हैं और एम्बेसी में जमा करा देते हैं। जो लोग थोड़े भी टेक्नोलॉजी से अवेयर हैं उनको पता है कि ऐसे सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं कि ऐसे फेक डॉक्यूमेंट्स पकड़े जाते हैं। फेक डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में देने से न सिर्फ आपका वीजा रिजेक्ट होगा, एम्बेसी आपको फॉर लाइफ उस मुल्क के लिए बैन भी कर सकती है, और अगर वो जरूरत महसूस करें तो आपके खिलाफ FIA में कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो ये वाला स्टेप कभी भी ना करें, फेक डॉक्यूमेंट्स कभी किसी एम्बेसी को ना दें। दूसरे नंबर पर आ जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपकी वेल्थ स्टेटमेंट भी ठीक ठाक है, आपने जो अकाउंट स्टेटमेंट बैंक की दी हुई है उसमें ठीक ठाक बैलेंस मौजूद है, लेकिन आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। गलती ये करते हैं लोग कि अपना जो बिजनेस और अपना जो सोर्स बताते हैं इनकम का, वो बहुत छोटा बताते हैं या वो बताते ही नहीं है और स्टेटमेंट इतनी बड़ी लगा देते हैं साथ। तो इस चीज़ को आपने बैलेंस करना है। आप जितने फंड्स शो कर रहे हैं उतना अपना सोर्स भी एम्बेसी को दिखाएं, अपना बिजनेस भी उस लेवल का दिखाएं। और अगर आपकी स्टेटमेंट के अंदर कोई बड़ी ट्रांजैक्शंस हैं उनको हाईलाइट करके साथ एक एक्स्ट्रा पेपर लगाएं, और उसमें आप बता सकते हैं कि आपने ज़मीन की खरीदो फरोख्त की, गाड़ियों की खरीदो फरोख्त की। उस खरीदो फरोख्त की जो डीड होती हैं वो भी आप स्टेटमेंट के आखिर में लगा सकते हैं। तो ये आपके हक में बहुत पॉजिटिव जाता है और आपका वीज़ा जो है सक्सेस रेट जो है वो बढ़ जाता है। थर्ड नंबर पर आ जाता है गैप जस्टिफिकेशन। बाज़ लोगों की एजुकेशन में एक डिग्री से दूसरी डिग्री में गैप होता है। जो लोग जॉब करते हैं, एक जॉब छोड़ते हैं, कुछ माह या साल उनके गैप होता है, फिर दूसरी जॉब शुरू करते हैं, तो लोग फेक एक्सपीरियंस और गैप जस्टिफिकेशन जो लगाते हैं, तो ये भी एम्बेसी में पकड़ी जाती है। अब होता क्या है, आप किसी से फेवर लेके लेटर हेड पे एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो ले लेते हैं, लेकिन जब एम्बेसी उस लेटर हेड के ऊपर लिखे हुए नंबर्स पर कॉल करती है तो आगे स्टाफ आपको पहचानने से इनकारी होता है, जिसकी वजह से आपके लिए मसला बन जाता है और एम्बेसी को समझ आ जाती है कि आपने फेक एक्सपीरियंस दिया हुआ है। तो आप जो एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके ऊपर जो नंबर्स लिखे हुए हैं वहां पर लोगों को पता होना चाहिए कि आपने फलां पीरियड से फलां पीरियड तक यहां पर जॉब की है और आपका ये नाम है, ताकि अगर एम्बेसी कॉल करती है तो एम्बेसी को पॉजिटिव जवाब मिल सके। नंबर 4 मैंने बताया था इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स। अब लोग बाज़ औक़ात क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा कागजात एक बंडल जो है वो बना के फाइल जमा कर देते हैं, लेकिन जो बेसिक एम्बेसी की चेक लिस्ट होती है, जो एम्बेसी का फॉर्म होता है, उसमें से चीज़ें मिस कर लेते हैं। फॉर्म के अंदर कुछ खाने जो होते हैं, कुछ डिटेल्स जो होती हैं वो नहीं प्रोवाइड करते, डेटा नहीं देते, और जो चेक लिस्ट होती है उसमें से भी डॉक्यूमेंट मिस कर लेते हैं। जो चीज़ें चेक लिस्ट में और फॉर्म के ऊपर मांगी गई हैं उसके ऊपर एम्बेसी कंप्रोमाइज़ नहीं करती, वो चीज़ें आपको कंप्लीट बाहर सूरत देनी ही होती हैं। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आप एम्बेसी को ज़रूर दें, आप अदर डॉक्यूमेंट्स में लगा कर नीचे, लेकिन जो बुनियादी कागजात हैं उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट मिस ना हो, और फॉर्म को तसल्ली के साथ सही तफसील के साथ जो है पुर किया करें। पांचवें नंबर पर है कॉन्टैक्ट रिस्पांस। जो आप एम्बेसी को अपना कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं, इस बात को इंश्योर करें जिन दिनों में आपका वीज़ा प्रोसेस में है आप मोबाइल पर एक्टिव रहें, कोई कॉल मिस नहीं होनी चाहिए। एम्बेसी सिर्फ एक ही दफ़ा कॉल करेगी, अगर कॉल मिस हो गई तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। इसकी बेहतर सूरत ये होती है कि आप कोई लैंडलाइन नंबर भी साथ में प्रोवाइड किया करें। नंबर 6 है बैक होम टाइज। अब एम्बेसी में जो लोग विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, उन्होंने ये बात एम्बेसी को इंश्योर करवानी होती है कि वो वापस आएंगे और वहाँ पर वो परमानेंट नहीं रुक जाएंगे, इलीगल स्टे नहीं करेंगे।
बाज़ लोगों की फैमिली यहाँ पर होती है, बिजनेस भी होता है, वो सिर्फ एम्बेसी को अच्छे तरीके से बता नहीं सकते कि उनकी बैक होम टाइज हैं, उनका आना ज़रूरी है, उनके ऊपर लोग डिपेंड करते हैं। और इसमें आप एफिडेविट लिख के भी फैमिली की तरफ से परमिशन भी लगा सकते हैं, और आप एम्बेसी को कवरिंग लेटर के अंदर ये बात भी बता सकते हैं, और उस एफिडेविट के अंदर भी ये बात बता सकते हैं कि आप जितने दिनों के लिए जा रहे हैं, आपने अपनी फैमिली के लिए एक माकूल इंतज़ाम किया हुआ है, सारी सहूलियात, उनकी ज़रूरियात का बंदोबस्त करके आप जा रहे हैं। तो इस तरह आप अपनी बैक होम टाइज को एम्बेसी को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तो आपका वीज़ा कभी भी रिफ्यूज़ नहीं होगा। नंबर 7 है अप्लाई करने की टाइमिंग। आप किस टाइम पे वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, ये बात मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। जैसे पिछले कुछ अरसा में हमारे फ्रांस के साथ ताल्लुकात कुछ कशीदा रहे, कुछ यहाँ पे एहतजाज वगैरह रहा, तो ये ऐसा टाइम होता है जिसमें हमारे ताल्लुकात अच्छे ना हों, उसमें वीज़ा रिजेक्ट होता है, वीज़े जो प्रोसेस में होते हैं वो रिजेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। इसका बेहतरीन हल ये है कि आप न्यूज़ के ऊपर और सफाती ताल्लुकात के ऊपर नज़र रखें। जैसे ही ताल्लुकात थोड़े से नॉर्मलाइज होने शुरू हों, तो उस वक्त एकदम से वीज़ा सक्सेस रेट बढ़ जाता है, क्योंकि पिछले कुछ महीने वो रिजेक्ट इतने ज़्यादा कर चुके होते हैं कि जैसे ही हालात नॉर्मल होने लगते हैं, वीज़ा सक्सेस रेशो जो है वो ज़्यादा हो जाती है। नंबर 8 है बैड प्रेजेंटेशन। अक्सर लोग जो एम्बेसी को अपनी फ़ाइल जमा कराते हैं वो सीक्वेंस पर भी नहीं होती, जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने चेकलिस्ट में बताए हुए हैं उसी तरतीब पर लगाने होते हैं। अक्सर एम्बेसीज ने स्टेपलर इस्तेमाल करने से मना किया होता है, उसके बावजूद लोगों ने जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टेपल किया हुआ होता है। बाज़ एम्बेसी जो है वो गम के साथ अपनी पिक्चर जो है पेस्ट करने का बोलती है, लोग स्टेपल कर लेते हैं। और कोई भी एम्बेसी कभी भी जो है वो आधा पेपर जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती है। आप CNIC की छोटा पेपर नहीं काट के नहीं लगा सकते, आपको पूरा A4 साइज का पेपर लगाना पड़ता है। और आपकी जो पूरी फाइल है, कोशिश करें कि तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं वो एक ही साइज के हों, A4 साइज के हों। नंबर 9 जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी प्रीवियस रिफ्यूज़ल्स। आपने जितने भी ममालिक में वीज़ाज़ के लिए अप्लाई किया है उसमें से कुछ आपको रिफ्यूज़ल्स भी आए होते हैं, वो सारे रिफ्यूज़ल्स भी आप एप्लीकेशन के साथ लगाएंगे और उसकी जस्टिफिकेशन भी आप साथ लिख सकते हैं, आप अपने कवरिंग लेटर में बता सकते हैं। अब बाज़ लोग अपने जो है रिफ्यूज़ल्स को छुपा लेते हैं। एम्बेसी ने हालांकि वाज़े तौर पे पूछा हुआ होता है कि आपने किस किस मुल्क के लिए अप्लाई किया और कौन कौन से मुल्क से आपको वीज़ा नहीं मिला, तो आपको लाजमी ये बात बतानी होती है। बताने में वो आपको चेक कर रहे होते हैं, उनको ऑलरेडी पता होता है कि कौन कौन से ममालिक से रिजेक्शन आई हुई है। यहाँ पर मैं आपको अपने एक दोस्त का वाकया बताता हूँ। उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट एम्बेसी में डॉक्यूमेंट पुट किए और उनका US से जो है उनकी एक रिजेक्शन आई हुई थी, तो वो भूल गए या बहरहाल उन्होंने ना जो है उस एम्बेसी को बताया और उन्होंने रिजेक्शन को नो लिख दिया कि कोई रिजेक्शन नहीं आई हुई। तो एम्बेसी से जो वीज़ा रिफ्यूज़ल लेटर आया उसके अंदर उस रिफ्यूज़ल का US से जो रिफ्यूज़ल हुई थी उसका मेंशन किया हुआ था कि आपने कहा कोई वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं हुआ और आपका US का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। तो एम्बेसी को ये बात पता होती है। बेहतर ये है आप खुद अपने सारे रिफ्यूज़ल्स मेंशन करें और कवरिंग लेटर में उसकी रीज़न साथ लगा दें। नंबर 10 है कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर में एक तो आप जो मैंने अभी बता दिया कि आप अपने रिफ्यूज़ल लेटर्स की सारी डिटेल्स बता सकते हैं। कोई उन्होंने अगर बताया हुआ है कि किस वजह से रिफ्यूज़ किया तो भी बता सकते हैं। अगर उन्होंने जनरली रिफ्यूज़ कर दिया, कोई सॉलिड रीज़न नहीं दी, तो आप बता सकते हैं कि वीज़ा ऑफिसर जो है वो मुतमईन नहीं हुआ और उन्होंने वीज़ा नहीं दिया, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और कवरिंग लेटर में इसके अलावा आप अपनी शुरू से जो है पूरी डिटेल भी लिख सकते हैं कि आपने कहाँ कहाँ काम किया, कहाँ जॉब की, बिजनेस कब स्टार्ट किया। आप इस बात को न सोचें कि कवरिंग लेटर शॉर्ट होना चाहिए। कवरिंग लेटर में अगर 2 से 3 पेजेस भी लगते हैं तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन आप अपनी पूरी बात अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें। कवरिंग लेटर ही है जो आपको एम्बेसी में प्रेजेंट करता है। अक्सर एम्बेसीज जो है वो कॉल भी नहीं करती हैं, वो काउंटर पे आपको बुलाती भी नहीं हैं, इंटरव्यू भी नहीं करती हैं, तो वो सिर्फ आपके कवरिंग लेटर और आपके डॉक्यूमेंट से देख के आपको जज करती हैं। तो कवरिंग लेटर जो है वो किसी एक्सपर्ट से बनाएं, एक्सपीरियंस बंदे से बनाएं। खुद भी बनाते हैं तो पूरी तरह से इसके ऊपर तहकीक करके तफसील से अच्छे अल्फाज का इंतखाब करते हुए बनाएं। तो ये हैं 10 पॉइंट्स और मैंने हर पॉइंट जो है वो डिटेल में भी आपको समझा दिया। इन 10 पॉइंट्स की वजह से जो है वो वीज़ा रिजेक्ट भी होता है
और यही 10 पॉइंट्स आपके वीज़ा की सक्सेस रेशो को भी बढ़ा सकते हैं। तो आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी? अगर कोई चीज़ आपको लगता है मुझे मज़ीद इसमें ऐड करनी चाहिए, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।